कहा जाता है कि अरविंद घोष को जेल में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे और उसी की कृपा से उन्हें क्रांतिकारी आरोपों से छुटकारा मिला था, वरना वो भी जेल जाने वाले थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो एक क्रांतिकारी थे, श्री अरविंद। और बाद में अरविंदो आश्रम बना, उनका एक नया धर्म बन गया, पंथ बन गया। वो आईएएस ऑफिसर की तैयारी करते थे, आईसीएस की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा पास थे, लेकिन वो परीक्षा छोड़कर आ गए थे देश संभालने के लिए, क्रांति संभालने के लिए। लेकिन माना जाता है कि वो 1 वर्ष जेल में रहे और वहीं उन्होंने आध्यात्म का साक्षात्कार किया, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, वहीं से वो ऋषि हो गए। लेकिन उससे पहले तक वो एक क्रांतिकारी थे। उन्हीं से जतीन्द्र नाथ बनर्जी अर्थात बाघा जतिन उनसे मिलते हैं और युगांतर नाम की संस्था में शामिल हो जाते हैं। वो भी एक क्रांतिकारी संस्था थी। इस तरह उस समय क्रांति का दौर चल रहा था। ये बाघा जतिन अर्थात जतीन्द्र नाथ मुखर्जी कलकत्ता में सचिवालय में काम कर रहे थे, बंगाल सरकार के अधीन। जैसे बिहार सरकार होता है, पटना सचिवालय होता है, उसी तरह बंगाल सरकार के अधीन कलकत्ता सचिवालय में वो काम कर रहे थे। तो स्टेनोग्राफर का काम करते थे, कोई भी आदेश होता था तो उसको टाइप करते थे। तो इससे फायदा क्या हो रहा था कि कोई भी क्रांतिकारी काम जो होता था, क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए पुलिस जहां जाती तो उसको पहले से पता हो जाता और क्रांतिकारियों को इन्फॉर्म कर दिया जाता था, जिससे कि वो बच सकें पुलिस की कार्रवाई से। तो इसके कुछ दिनों के बाद मुजफ्फरपुर बम धमाका हो जाता है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बम धमाके कर देते हैं एक जज के ऊपर, लेकिन जज मरता नहीं है किंग्सफोर्ड, बल्कि बाघा जतिन का जो हेल्प करने वाले एक बैरिस्टर थे प्रिंगल, उन्हीं की पत्नी मर जाती है, जिससे उनको बहुत धक्का लगता है और वो किसी व्यक्ति को विशेष को मारना छोड़ देते हैं। अब वो सैन्य टारगेट पर फोकस करते हैं। लेकिन इस कांड के बाद जांच चलने लगी, बहुत अलग अलग जगहों पर जांच बैठने लगी। किसी जज पर बम ब्लास्ट होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अब भी यदि किसी जज पर बम ब्लास्ट हो तो पूरा प्रशासन तंत्र लग जाएगा उस अपराधी को खोजने में। मुजफ्फरपुर बम धमाके के बाद खुदीराम बोस को तो फांसी मिल गई और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर दी। लेकिन इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद पुलिस का ताबड़तोड़ छापा पड़ने लग गया। तो ये क्या थे, यहीं पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि बाघा जतिन सचिवालय में रह के पूरा पैनी नजर बनाए हुए थे कि पुलिस कहाँ क्या आदेश दे रही है, सरकार क्या आदेश दे रही है क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए। तो ये सारी बातें वो क्रांतिकारियों को बताते थे, इसलिए बहुत समय तक छापेमारी चलती रही। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक पुलिस अधिकारी बहुत सारे सबूत जुटा चुका था। बात 27 जनवरी 1910 की है। एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम था शमसुल आलम, वो बहुत सारे सबूतों को अपने पास था, वो कोर्ट में पेश करने वाला था ताकि बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े जाते। तो बाघा जतिन का जो एक शिष्य था उसको उन्होंने कह दिया कि ये इसको निपटाना है। क्रांतिकारियों में फिक्स हो गया कि अब शमसुल आलम को निपटाना है, इसको मार देना है, क्योंकि ये क्रांतिकारियों के लिए हानिकारक बनने वाला है। तो वो कोर्ट की सीढ़ियों से उतर रहा था शमसुल आलम। इतने में एक क्रांतिकारी भीड़ को चीरता हुआ आया और उसे गोली से भून डाला। शमसुल आलम वहीं तरफ कर मर गया। लेकिन वो भागना चाहा वो क्रांतिकारी, लेकिन वो भाग ना सका, पकड़ा गया। भीड़ ने उसे दबोच लिया। अब उसको पकड़े जाने के बाद फिर छापेमारी और तेज हो गई, जबकि क्रांतिकारी को लीड ही बाघा जतिन कर रहे थे। वहां दिन में ऑफिस में काम करते थे और रात में क्रांतिकारियों की लीडरशिप करते थे। तो एक दिन पुलिस शमसुल आलम की हत्या के कांड में क्रांतिकारियों को खोज रही थी। तो वहीं पे एक है जादवपुर इलाका है, पश्चिम बंगाल में जादवपुर इलाका है। मैं वहाँ गया हुआ हूँ, बहुत घुमा भी हूँ, वहाँ रहा भी हूँ। परीक्षा देने गया था, EPFO उसकी परीक्षा देने गया था। तो वहाँ पर जादवपुर इलाका में कुछ फुटेज लगा दूंगा इस पर, जादवपुर इलाके का। तो वो
वहाँ पर ही दिन में एक वक्त ऐसा समय आया कि क्रांतिकारी और अंग्रेज पुलिस आमने सामने आ गए। तो पुलिस के सामने बहुत लोग डरते थे, लेकिन बाघा जतीन डरे नहीं। उन्होंने अपनी माउजर गन से पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस नाकोदम हो गई, वो पुलिस ही भाग गई। उसके बाद ये लोग क्रांतिकारी लोग भी अपना साइड से भाग गए, बच के निकल गए। तो इतनी सारी बात हो रही गई। क्रांतिकारी और पुलिस की मुठभेड़ होने के बाद ब्रिटिश शासन समझ गई कि ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। तो बहुत ज़्यादा खुफिया एजेंसी और फोर्स के तहत सबको पकड़वाने के लिए सबको सेटिंग्स किया गया। तो हावड़ा सिपुड़ इलाके में ये लोग एक बंद मकान कमरे में करीब 47 क्रांतिकारी एक साथ पकड़े गए। हालांकि उस समय क्रांतिकारियों को घेर दिया गया था और इसलिए क्रांतिकारियों ने कोई इस तरह की काम नहीं किया। और वहाँ पर वो लोग मीटिंग कर रहे थे। वो लोग अपने हथियारों के साथ नहीं थे, बल्कि वो लोग कुछ मीटिंग कर रहे थे, कागजी काम। वो कोड वर्ड में, कागज पर कोई बहुत सारे कोड वर्ड्स में लिखा करते थे अपने प्लान को, और प्लान को टुकड़े में बांट देते थे। एक प्लान की जानकारी दूसरे को नहीं होती थी। इससे लगता था कि कोई हानिकारक काम नहीं हो रहा है। मान के चलो कोई पेट्रोल ले जा रहा है, या फिर कोई बम का कोई पार्ट ले जा रहा है, तो वो किसी और चीज़ में भी यूज हो सकता है। कोई प्लान है, कहीं पर हथियार मंगवाना है, तो इस तरह से लिखा जाता था। इस तरह से रसीद बनाया जाता था कि वो लगता था कोई बिजनेस का काम चल रहा है। उससे ये नहीं पता चल रहा था कि कहीं से कोई क्रांतिकारी सामान मंगाया जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था के साथ वो लोग काम कर रहे थे ताकि पुलिस को शक ना हो। यदि कोई एक क्रांतिकारी ग्रुप का कोई एक व्यक्ति पकड़ा जाए तो ये ना पता चल पाए कि वो कर क्या रहा था, लगे कि वो समान ही जीवन जी रहा है। तो इस तरह से पुलिस ने वहाँ पकड़ा 47 लोगों को, लेकिन उस 47 में से 33 छूट गए बाद में चलकर। कुछ भी उन पे आरोप साबित नहीं हुआ, क्योंकि वो जो क्रांतिकारी था जिसने गोली मारी थी शमसुल आलम को, वो उसने कहा कि जतीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मतलब बाघा जतीन और उनके ग्रुप से। उसने सारे इल्जाम अपने आप पे ले लिया। उसने ये नहीं कहा कि क्रांतिकारी दलों से मेरा कोई संबंध है। उसने कहा कि मेरा पर्सनल कोई दुश्मनी था, इसलिए मैंने उसे मारा। और वहाँ कोर्ट में वकील भी बहुत तगड़े तगड़े वकील थे जो कि भारतीय पक्ष से, जैसे चित्तरंजन दास। तो उन लोगों ने ऐसी दलील दी कि ये लोग बहुत भले लोग हैं, ये लोग आपके सरकार में भी काम कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, बल्कि ये लोग तो सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं। बस वो एक क्रांतिकारी था जिसने एक पुलिस वाले को किसी पर्सनल दुश्मनी से मारा है। तो इस तरह का दलील देकर कोर्ट में अंग्रेजी सरकार को इम्प्रेस किया गया, जज को इम्प्रेस किया गया, और जज ने तथ्य के हिसाब से फैसला दिया और सबको छोड़ दिया। बस उसी एक क्रांतिकारी को फांसी हुई जिसने गोली मारी थी शमसुल आलम को। तो इस तरीके से बचते बजाते बाघा जतीन अपने क्रांति को फैला रहे थे। उनका मिशन था कि पूरे बंगाल में एक साथ क्रांति की जाए, सशस्त्र क्रांति की जाए, क्रांतिकारियों को हर दल में भेजा जाए, हर क्षेत्र में भेजा जाए, और हर जगह हथियार बांटकर एक साथ इस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमला बोला जाए। इसी तैयारी में वे लगे हुए थे। इसी बीच बर्लिन में लाला हरदयाल थे, वो भी भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। जैसे गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हो गई थी। ये सारे जो समितियां थी विदेशों में बनी हुई, वो बाहर से ही भारतीय लोगों का सपोर्ट करती थी और भारतीय लोगों का मनोबल बढ़ाती थी, और जो भी सहयोग हो सकता था वो करती थी, और प्लान बनाती रहती थी कैसे भारत को आज़ाद कराया जाए। चूंकि भारत में ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं, तो भारत में हो सकता है कुछ करने में दिक्कत हो, लेकिन बाहर जहां स्वतंत्र है तो वहां पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो इसके कारण ये कमेटी बनाई गई थी, बर्लिन कमेटी। और गदर पार्टी अमेरिका में भी बाघा जतीन और जर्मनी के राजकुमार से जो मुलाकात हुई वो 1912 के करीब हुई थी, और इसी बीच समय बीतता है।
वहाँ बंगाल में दामोदर नदी थी, उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, बाढ़ के बाद फिर प्लेग आ जाता है। तो इन सारे सेवा कार्यों में ये लोग क्रांतिकारी लोग लग जाते हैं और इस तरह से सेवा भाव से एक दूसरे से संगठित होते हैं, जनता से जुड़ते हैं। और इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा उनको मौका मिलता है जनता की सेवा करने का, जनता से जुड़ने का और सहानुभूति प्राप्त करने का। तो इस तरह से वो अपने आप को और भी अधिक सामाजिक बनाते हैं, नेतृत्व का गुण लाते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं। तो फिर 2 सालों के बाद 1914 का साल आता है और विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और विश्व